हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी पहले बहुत साधारण सी थी। मेरा नाम महिरा है, उम्र 21 साल। मैं इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में रहती हूँ, जहाँ सुबह की हवा में भीड़-भाड़ का शोर और शाम को चाय की खुशबू दोनों साथ चलते हैं। हमारे घर में पापा की एक छोटी सी किराना दुकान है, मम्मी घर संभालती हैं और मेरा छोटा भाई हारिस, जो 16 साल का है, स्कूल जाता है। मैं कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा सपना है कि एक दिन मैं स्कूल टीचर बनूँ और उन बच्चों को पढ़ाऊँ जो मेरी तरह सपने देखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से संघर्ष करते हैं। घर का माहौल हमेशा प्यार भरा रहा है। पापा सुबह 6 बजे दुकान खोलने चले जाते हैं, मम्मी रोटियां बनाती रहती हैं और मैं कॉलेज की तैयारी में लगी रहती हूँ। शाम को मैं 3-4 बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, जिससे घर की थोड़ी मदद हो जाती है। उस साल मानसून की शुरुआत थी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और सड़कें कीचड़ से भरी हुई थीं। कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें हमें लोकल बिजनेस के बारे में स्टडी करना था। हमारी टीम में मैं, 2 लड़कियां और फैसल शामिल थे। फैसल हमसे 1 साल सीनियर था, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए उसकी मदद ली गई थी क्योंकि वह इंजीनियरिंग कर रहा था और बिजनेस मॉडलिंग में अच्छा था। फैसल का परिवार भी हमारे मोहल्ले के पास ही रहता था। उसके पापा ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम करते थे और वह खुद पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि घर चल सके। पहली मुलाकात में ही उसकी बातों में एक सादगी थी। वह हंसते हुए बोला, महिरा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में लागू करने के लिए बजट भी तो देखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। हमारी टीम मीटिंग्स कॉलेज लाइब्रेरी में होती थीं। धीरे धीरे हमारी बातें सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहीं। वह मुझे अपने सपनों के बारे में बताता कि वह एक दिन अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो ईमानदार हो, जहां मजदूरों को अच्छा वेतन मिले। मैं उसे अपनी टीचिंग की इच्छा के बारे में बताती। एक दिन बारिश में भीगते हुए जब हम लाइब्रेरी से निकले, तो उसने अपना जैकेट मेरे सिर पर रख दिया और बोला, ठंड लग जाएगी ना, घर जाकर चाय पीना। उस छोटे से जेस्चर ने मेरे मन में एक अजीब सा सुकून भर दिया। घर आकर मैं सोचती रहती, फैसल जैसा लड़का पहले कभी नहीं मिला था। वह सम्मान देता था, मेरी बातें सुनता था और कभी भी अनावश्यक बात नहीं करता था। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी हम कॉलेज में मिलते रहे। कभी कभी वह मुझसे पूछता, आज ट्यूशन कैसी चली? और मैं उसे बताती कि एक बच्चे को गणित में दिक्कत है। एक शाम पापा को अचानक सीने में दर्द हुआ। मम्मी घबरा गईं। मैंने तुरंत फैसल को मैसेज किया क्योंकि उसका चाचा डॉक्टर था। फैसला तुरंत आया, पापा को अस्पताल पहुंचाया और सारा खर्चा भी उसने पहले अदा कर दिया। वापस करने की जल्दी मत करना महिरा, उसने कहा, परिवार पहले है। उस रात अस्पताल के वेटिंग एरिया में हम दोनों घंटों तक बैठे रहे। उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई और बोला, तुम इतनी मेहनती हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसकी बातों में जो भरोसा था वो मेरे दिल तक पहुंच गया। मैंने महसूस किया कि दोस्ती से ज़्यादा कुछ और हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। हम दोनों के परिवार साधारण थे, इज्जत का सवाल था। अगले कुछ हफ्तों में हमारी मुलाकातें बढ़ीं, कभी कॉलेज कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में। वह मुझे अपनी जॉब की कहानियाँ सुनाता और मैं उसे अपनी क्लास की मज़ेदार घटनाएं। एक दिन वह मुझे एक किताब लाया, टीचिंग इन चैलेंजिंग टाइम्स। ये पढ़ना, तुम्हारे काम आएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा कि काश ये पल हमेशा रहें। लेकिन ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती। हमारे मोहल्ले में राबिया नाम की एक लड़की थी जो कॉलेज में ही पढ़ती थी। वह फैसला को पसंद करती थी और शायद हमें साथ देखकर जलने लगी थी। एक शाम मैंने फैसल को मैसेज किया कि अगले दिन प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन है। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में मिलते हैं। बस इतनी सी बात। राबिया ने समहाउ हमारे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए और उनमें एडिटिंग कर दी। उसने फेक मैसेज जोड़ दिए, जैसे रात को पार्क में मिलते हैं, कोई नहीं देखेगा, और तुम्हारे बिना रातें लंबी हो जाती हैं। ये सब बिल्कुल झूठा था, लेकिन राबिया ने उसे एक अनोनिमस अकाउंट से हमारे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया।
सुबह होते होते पूरा मोहल्ला सरगर्म हो गया। महिरा और फैसल का चक्कर है, लड़की की इज्जत का क्या हुआ, पापा की दुकान पर लोग मुंह छिपा रहे हैं। मम्मी ने रोते हुए मुझे बताया, बेटी क्या ये सच है? पापा का चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने दुकान बंद कर दी और घर आकर मुझे डांटा, हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दी थी और तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं रो पड़ी। पापा ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफवाह फैल चुकी थी। मेरे छोटे भाई हारिस को स्कूल में ताने सुनने पड़े। तेरी बहन का नाम खराब हो गया है। मम्मी ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया। घर में ही रहो, बाहर मत निकलो, लोग क्या कहेंगे। उन दिनों मेरी रातें रोते रोते गुजरतीं। फैसल ने मुझे मैसेज किया, महिरा मैं जानता हूँ ये सब राबिया का काम है, मैं सच्चाई निकालूंगा, लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई और परिवार पहले। उसके शब्दों में दर्द था। मैंने महसूस किया कि प्यार की खुशी कितनी छोटी होती है और ज़िंदगी की सच्चाई कितनी भारी। मैंने फैसल से कहा, मुझे भी यही लगता है, हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन दिल टूट रहा था। मैंने अपनी ट्यूशन भी बंद कर दी क्योंकि पड़ोस की औरतें आकर मम्मी से पूछने लगीं, अब लड़की को बाहर भेजोगी? पापा की सेहत फिर बिगड़ने लगी। दुकान पर ग्राहक कम हो गए। हम आर्थिक तंगी में फंस गए। मैं रात को चुपचाप रोती और सोचती कि अगर मैंने फैसल से ज़्यादा बातें न की होती तो शायद ये ना होता, लेकिन फिर सोचती कि उसकी मदद के बिना पापा कहाँ पहुँच जाते। 10 दिन बाद फैसल ने सबूत जुटा लिए। उसने राबिया के एक दोस्त से बात की जिसने देखा था कि राबिया फेक एडिटिंग कर रही थी। फैसल ने सारे स्क्रीनशॉट्स ओरिजिनल चैट्स के साथ मोहल्ले के ग्रुप में पोस्ट कर दिए। साथ में उसने लिखा, ये झूठ है, महिरा मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त, हमने कभी गलत नहीं किया। जो फैला रहा है वो खुद देख ले। पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। राबिया के पापा ने उसे बुलाया। राबिया रोते हुए आई और मेरे घर आई। महिरा मुझे माफ़ कर दो, जलन में मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा था कि फैसला मुझसे बात करेगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे पछतावा हो रहा है। तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब समझ आया कि इससे किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे गले लगाया। राबिया, जलन इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन तुमने सच बोल दिया, ये बड़ी बात है। पापा ने फैसल को घर बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा क्या इरादा है? फैसल ने सिर झुकाकर कहा, अंकल महिरा बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे कभी गलत नज़र से नहीं देखा। हम दोनों की पढ़ाई और परिवार पहले हैं। अगर आप इजाज़त दें तो दोस्ती निभा सकें। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, देखो बेटा, इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, लेकिन तुमने सच्चाई दिखाई, अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटी प्यार करना गलत नहीं, लेकिन इज्जत और वक्त का ख्याल रखना। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें थम गईं। पापा की दुकान फिर चलने लगी। मैं कॉलेज वापस गई। फैसला और मैं अब कम मिलते थे, लेकिन जब मिलते तो सम्मान और समझ के साथ। वह कहता, महिरा इस घटना ने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, हमारा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। मैं मुस्कुराती और सोचती कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी है। राबिया ने भी बदलाव किया। उसने कॉलेज में दूसरी लड़कियों को बताया कि अफवाहों से कितना नुकसान होता है। वह अब मेरी दोस्त बन गई थी और कभी कभी ट्यूशन में मदद करती थी। दोस्तों, आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी कितनी अनोखी है। हम प्यार करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत हमें झकझोर देती है। फैसल ने मुझे सिखाया कि सम्मान और धैर्य से प्यार मजबूत होता है। पापा और मम्मी ने समझा कि बच्चों पर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। और राबिया ने महसूस किया कि जलन कभी सही रास्ता नहीं होती। सच निकल कर आता है और गलत करने वाले को पछतावा ज़रूर होता है। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपसे कुछ सीख मिली हो तो वो ये कि अफवाहों पर यकीन मत करो, सच्चाई की तलाश करो, परिवार की इज्जत को हमेशा ऊपर रखो और प्यार में भी सब्र रखो। गलती करने वाले को मौका दो सुधारने का। ज़िंदगी में सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी इज्जत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। क्लाइमेट डिज़ास्टर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर उन लोगों को होता है जो पहले ही कमज़ोर हालत में जी रहे होते हैं। जब बाढ़, तूफ़ान, हीट वेव, लैंडस्लाइड या सूखा आता है
तो सिर्फ घर, फासाल, दुकान या जानवर ही तबाह नहीं होते, बल्कि लोगों का पूरा ज़िंदगी का निज़ाम हिल जाता है। लेकिन असली दर्द उस वक्त और गहरा हो जाता है जब रिकवरी फंड्स यानी मदद के पैसे, सामान, कॉम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन के मौके सब तक बराबर नहीं पहुंचते। गैर मुसावी रसई का मतलब है कि कुछ लोगों तक मदद जल्दी, ज़्यादा और आसानी से पहुंच जाती है, जबकि गरीब फैमिलीज़ को या तो देर से मिलती है, अधूरी मिलती है या कभी मिलती ही नहीं। यही नाइंसाफ़ी उनके ज़ख्मों को और गहरा कर देती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गरीब फैमिलीज़ डिज़ास्टर से पहले ही कीन हालात में होती हैं। उनके पास अक्सर मजबूत माकान नहीं होते, बच्चात नहीं होती, इंश्योरेंस नहीं होता और इनकम का ज़रिया भी रोज़मर्रा की मजदूरी, छोटी दुकान, मछली पकड़ने, खेती या घरेलू काम पर डिपेंड करता है। जब डिज़ास्टर आता है तो उनके पास फॉल बैक ऑप्शन नहीं होता। अमीर या मुस्तकम तबके के लोग कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपनी सेविंग्स, सोशल कनेक्शंस, इंश्योरेंस क्लेम या दूसरी प्रॉपर्टी के सहारे खुद को संभाल लेते हैं। गरीब परिवारों के पास ये सहारे नहीं होते, इसलिए उनके लिए रिकवरी फंड्स सिर्फ मदद नहीं बल्कि दोबारा जीने का बुनियादी ज़रिया होते हैं। जब ये फंड्स गैर मुसावी तरीके से बांटे जाते हैं तो गरीब फैमिलीज़ को सबसे पहले वक्त का नुकसान होता है। डिज़ास्टर के बाद हर दिन अहम होता है। अगर एक परिवार को फ़ौरन कैश सपोर्ट मिल जाए तो वो टेम्पोरेरी शेल्टर, दवा, साफ़ पानी, बच्चों के लिए खाना और स्कूल का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन अगर मदद महीनों तक न आए तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, सामान सस्ती कीमत पर बेचना पड़ता है या बच्चों को स्कूल से निकाल कर काम पर भेजना पड़ता है। यानी डिज़ास्टर से जो एक टेम्पोरेरी झटका लगा था वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पॉवर्टी ट्रैप में तब्दील हो जाता है। गैर मुसावी रसाई की एक बड़ी वजह डॉक्यूमेंटेशन और ब्यूरोक्रेसी होती है। रिकवरी फंड्स लेने के लिए फॉर्म्स, आईडी कार्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट, मोबाइल रजिस्ट्रेशन या लोकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। गरीब फैमिलीज़, खासकर जो इनफॉर्मल बस्तियों में रहती हैं, किराएदार होती हैं या जिनके पास ज़मीन का लीगल प्रूफ नहीं होता, वो सिस्टम के इस दरवाजे पर ही रुक जाती हैं। नुकसान उनका भी उतना ही या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि उनका डाटा रिकॉर्ड में नहीं होता, उनका दर्द ऑफिशियल नहीं माना जाता। इस तरह सिस्टम उन्हीं लोगों को इनाम देता है जो पहले से ज़्यादा विजिबल, कनेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड होते हैं। इस मसले का दूसरा पहलू सोशल और सियासी पावर है। रिकवरी फंड्स अक्सर वहाँ तेज़ पहुँचते हैं जहाँ आवाज़ बुलंद हो, मीडिया कवरेज हो, पॉलिटिकल कनेक्शन हो या लोकल इन्फ्लुएंस हो। गरीब फैमिलीज़ के पास ना तो इतनी सियासी पहुँच होती है, न उनकी आवाज़ डिसीजन मेकर्स तक आसानी से पहुँचती हैं। कई दफ़ा एक ही डिज़ास्टर में शहरी इलाके जल्दी रिबिल्ड हो जाते हैं, जबकि दूर दराज गाँवों, स्लम्स, मछेरा कम्युनिटीज़ या मार्जिनलाइज्ड कबीले सालों तक खुद को संभलते रहते हैं। इससे उनको ये एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी की कीमत कम समझी गई। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल चोट भी होती है। जब रिकवरी फंड्स इंसाफ के साथ नहीं मिलते तो गरीब फैमिलीज़ के लिए हेल्थ क्राइसिस भी गहरा हो जाता है। घर टूटने के बाद भीड़ भरे कैंप्स, गंदा पानी, सैनिटेशन की कमी और दवा की कमी से बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर मदद दर से आए तो प्रेग्नेंट विमेन, बुज़ुर्ग, डिसेबल्ड लोग और छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ अपनी बेसिक हेल्थ नीड्स तक पोस्टपोन कर देती हैं क्योंकि उनके पास खाने और छत का मसला ज़्यादा फ़ौरन होता है। इस तरह डिज़ास्टर का एक फ़िज़िकल असर दूसरे सोशल और हेल्थ क्राइसिस को जन्म देता है। बच्चों पर इसका असर और भी गहरा होता है। गैर मुसावी रिकवरी का मतलब है कि कुछ बच्चे स्कूल वापस चले जाते हैं और कुछ को किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट या फ़ी ना होने की वजह से तालीम छोड़नी पड़ती है। कई बच्चियां अर्ली मैरिज के खतरे में आ जाती हैं और कई बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल दिए जाते हैं। जब एक फैमिली को टाइमली और फेयर सपोर्ट नहीं मिलती तो वो अपने मुस्तकबिल के एसेट्स कुर्बान करती है। यानी रिकवरी फंड्स तक नाइंसाफ़ रसाई एक पूरी नस्ल के चांसेस को कम कर सकती है। इस पूरे अमल में डिग्निटी का मसला भी बहुत अहम है। डिज़ास्टर से मुतासिर लोग पहले ही ट्रॉमा से गुजार रहे होते हैं। जब उन्हें बार बार प्रोवे करना पड़े कि वो वाकई मुस्तहिक हैं, जब उनकी लाइन में बेइज्जती हो, जब उन्हें लोकल सिफारिश के बगैर हक न मिले या जब उनका नाम लिस्ट से गायब हो, तो उनका इंसानी वक़्र मुतासिर होता है। गरीब फैमिलीज़ के ज़ख्म इसलिए गहरे होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नुकसान नहीं उठाना पड़ता बल्कि अपने दुख को सिस्टम के सामने साबित भी करना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिकवरी फंड्स का मसला सिर्फ पैसों की कमी का मसला है,
लेकिन असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस का मसला है। अगर पैसे अवेलेबल भी हों लेकिन उन तक रसाई अनइक्वल हो तो नतीजा फिर भी नाइंसाफ़ी ही होता है। क्लाइमेट डिज़ास्टर के असरात वैसे ही अनइक्वल होते हैं क्योंकि वल्नरेबल लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। अगर रिकवरी भी अनइक्वल हो तो सिस्टम दोहरा नुकसान देता है। पहले डिज़ास्टर मारता है, फिर नाइंसाफ़ रिकवरी उनको उठने नहीं देती। इसलिए ज़रूरी है कि रिकवरी फ़ंड्स का निज़ाम लोगों के रियल हालात के मुताबिक बनाया जाए। सिर्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप को बासे न बनाया जाए बल्कि टेनेंट्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स, माइग्रेंट्स और अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाए। कैश असिस्टेंस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स, विमेंस नेटवर्क्स और ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए क्योंकि वो सबसे अच्छी तरह जानती हैं कि किसको कितनी और किस किस्म की मदद चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है ताकि फ़ंड्स पावरफुल लोगों के पास जम ना हो जाएं। आखिर में बात सिर्फ रिबिल्डिंग की नहीं बल्कि इंसाफ की है। क्लाइमेट डिज़ास्टर के बाद जब गरीब फैमिलीज़ को फेयर और वक्त पर रिकवरी फंड्स नहीं मिलते तो उनका दाढ़ लंबा हो जाता है, कर्ज बढ़ता है, सेहत बिगड़ती है, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता है और उनका सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उनके ज़ख्म इसलिए गहरे होते हैं क्योंकि तबाही सिर्फ फितरत नहीं करती बल्कि इंसानी नाइंसाफ़ी उस तबाही को मुस्तकिल बना देती है। अगर हम वक़ाई रेसिलिएंट सोसाइटीज़ बनाना चाहते हैं तो रिकवरी को सिर्फ रिलीफ का इशू नहीं बल्कि बराबरी, डिग्निटी और सोशल जस्टिस का बुनियादी हिस्सा समझना होगा।